हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए बीएससी और बीकॉम वाले सभी फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए इंग्लिश में अंग्रेजी लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर वाली सीरीज के अंतर्गत हमारे सेशन कंटिन्यू चल रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे परफेस टू द महाभारत, जो कि दोस्तों राजा गोपालाचारी साहब के द्वारा लिखित है। दोस्तों, इस पूरे जो पोइम आपको दी गई है इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने के बाद में जो है हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम अभी तक के प्रत्येक सेशन में करते आए हैं। लेक्चर नंबर आज का 6 होने जा रहा है। इससे पहले हमारे इस पर जो है ना 5 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से उसके लिंक लेकर के भी देख सकते हैं, और डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगी। और बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हमारे द्वारा इसी प्लेटफॉर्म पर, ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर ही पढ़ाए जा रहे हैं, जहां से आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप आसानी से क्रम अनुसार सभी लेक्चरों को देख सकते हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी चार्ज के। कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। और हाँ, नोट्स भी जो है प्रत्येक सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स भी डाल दिए गए हैं। क्लियर है? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आइए, तो फर्स्ट यूनिट में देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। और फर्स्ट यूनिट जो है दोस्तों आज के सेशन से कंप्लीट हो जाएगी। परफेस टू द महाभारत आज का फर्स्ट यूनिट में आज का सेशन, जो आज का लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर है, अर्थात कि जैसा मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट में 5 पोइम पर डिस्कस करना है और 5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। प्रत्येक पोइम की तरह, प्रत्येक सेशन की तरह आज वाले सेशन में भी जो है दोस्तों मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे कि अभी एक बार आप समझेंगे, समझने के बाद में जब कभी आप रिवीजन लगाएंगे तो इन शब्दों में उलझे नहीं और आपको फिर से लेक्चर देखने की आवश्यकता ना पड़े। उसके लिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और यही दोस्तों, इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर लगाना आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। चाहे वो क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं या फिर एग्जामिनर आपसे कोई नए क्वेश्चन भी बना देगा, तो भी आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पूरी स्टोरी को ही डिस्कस कर रहे हैं, स्टोरी को समझ रहे हैं। क्लियर? आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, आज की स्टोरी अर्थात कि आज की पोइम, इंडियन मैथोलॉजी। ध्यान देना दोस्तों, बस खाली सुनते चलिएगा, समझते चलिए, है ना। बाकी आप जब लास्ट में रिवीजन लगाएंगे उसके लिए मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप आसानी से इसका रिवीजन लगा सकते हैं। बस अभी एक बार ध्यान से इस स्टोरी को समझ लीजिए, आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इंडियन मैथोलॉजी हैज ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियंस। यहां इंडियन मैथोलॉजी का अर्थ होता है दोस्तों पौराणिक सभ्यता या पौराणिक साहित्य, है ना। पौराणिक साहित्य अर्थात कि वो साहित्य जो प्राचीन समय से चला आ रहा हो। तो एक ऐसा साहित्य जो प्राचीन साहित्य हो, ये प्राचीन साहित्य प्रत्येक भारतीय के जीवन में एक महत्वपूर्ण इंटीग्रल पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कहने का अर्थ, पौराणिक जो हमारे जो पौराणिक साहित्य रहे हैं, ये भारतीयों की, प्रत्येक भारतीयों के जीवन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। महाभारत इज नो एक्सेप्शन। महाभारत इज नो एक्सेप्शन। महाभारत भी इसका अपवाद नहीं है, अर्थात कि महाभारत भी इसमें शामिल है, जो कि इट इज द लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट एपिक ऑफ द वर्ल्ड अर्थात कि जो ये महाभारत जो है, ये दुनिया का सबसे लेंदी, सबसे लंबा महाकाव्य है। एपेक्स मतलब महाकाव्य, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट महाकाव्य ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य है। कौन सा है दुनिया का सबसे लंबा महाकाव्य दोस्तों? महाभारत है। क्लियर है? इट हैज मोल्डेड द कैरेक्टर एंड सिविलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली इंडियन बट न्यूमरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। या एक एक शब्द का मतलब समझिए। इट हैज मोल्डेड का मतलब होता है दोस्तों उसको मोल्डिंग कर देना। मोल्ड कर देना मतलब किसी में ढाल देना, है ना। जैसे कि ये मान लेते हैं प्रेजेंटर है, हालांकि ऐसा नहीं होता लेकिन बता रहा हूं। प्रेजेंटर है, इसको मैंने गर्म किया, लिक्विड फॉर्म में लिया और इसको पेन के फॉर्मेट में ढाल दिया, पेन का आकार दे दिया, है ना। तो क्या किया मैंने? प्रेजेंटर को मोल्ड कर दिया। किस में कर दिया? पेन में। समझ पा रहे ना? तो ढाल देना, किसी में ढाल देना। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान शब्दों में पढ़ेंगे, यहां पर मोल्ड को प्रभावित करने वाले शब्द के साथ में, ठीक है ना। तो अब मैं यहां बोलूंगा, देखिए कि इसने जो है ना
कैरेक्टर और सिविलाइजेशन, मतलब कि चरित्र और सभ्यता, चरित्र और सभ्यता भारतीयों की ही नहीं बल्कि असंख्य दुनिया के लोगों की, दुनिया के असंख्य लोगों की और भारतीयों के चरित्र और सभ्यता को भी प्रभावित किया है। फिर से समझिए, स्टार्टिंग से बता रहा हूं। देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य ने प्रत्येक भारतीय के जीवन को प्रभावित किया है, उसके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। महाभारत भी इनमें से एक महाकाव्य रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रहा है ना, एपिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो इट हैज मोल्डेड कैरेक्टर एंड सिविलाइजेशन ऑफ नॉट ओनली इंडियन बट न्यूमरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो इसने सिर्फ भारतीयों के जीवन में ही नहीं, भारतीयों को ही नहीं बल्कि असंख्य दुनिया के असंख्य लोगों के चरित्र और सभ्यता को भी प्रभावित किया। किसने? महाभारत ने। बाय द गॉस्पेल ऑफ धर्म, गॉस्पेल ऑफ धर्म, इसका मीनिंग याद कर लीजिए दोस्तों। गॉस्पेल ऑफ धर्म का मतलब होता है धर्म के अच्छे विचार, मतलब धर्म का सुविचार। धर्म के जो विचार होते हैं तो कैसे होते हैं? अच्छे या सुविचारी बोलेंगे उनको, धर्म के विचारों को। तो बाय द गॉस्पेल ऑफ धर्म, धर्म के सुविचारों के द्वारा, विच रन्स लाइक अ गोल्डन थ्रेड इन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट ऑफ एपिक्स। महाकाव्य के, ध्यान दीजिएगा, महाकाव्य के जो जटिल परिस्थितियां होती है, कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होते, जटिल परिस्थितियां होती है, उसमें ये धर्म के जो अच्छे विचार है ना, ये एक गोल्डन धागे, थ्रेड, गोल्डन थ्रेड मतलब कि एक सुनहरे धागे की तरह कार्य करता है, जिसके द्वारा, जिससे कि इट फुलफिल्स द फंक्शन ऑफ मोल्डिंग द कैरेक्टर्स, जिससे लोगों के चरित्र को इसमें ढालने का ये कार्य करता है। किसके द्वारा कार्य करता है दोस्तों? तो ये उस धर्म के सुविचारों के द्वारा कार्य करते हैं। समझ आ रहा है ना? एक एक लाइन का मतलब समझ आना चाहिए यहां पर, है ना। चलिए नेक्स्ट है वी लर्न लेसन, इससे हम सबक सीखते हैं, इससे हमें एक सीख मिलती है। लाइक जैसे हेटर्ड बीट्स हेटर्ड, नफरत से हमें नफरत ही मिलती है। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या सीखने को मिलता हमको यहां से, महाभारत के अध्ययन से, कि हेटर्ड बीट्स हेटर्ड, नफरत से हमें नफरत ही मिलती है। दैट वायलेंस लीड इनएविटेबली टू रुइन, है ना। वायलेंस लीड इनएविटेबली टू रुइन, और यहां रुइन का अर्थ होता है बर्बादी। क्या होता है? बर्बादी, बर्बादी, ठीक है ना। तो जो हिंसा होती है, हिंसा बर्बादी की ओर लेकर के जाती है। क्या कहा गया है? हिंसा बर्बादी की ओर लेकर जाती है। वहीं नेक्स्ट है रियल बैटल इज द बैटल, सच्ची लड़ाई जो होती है ना, वो होती है अगेंस्ट वंस लोअर नेचर के द्वारा, नेचर के साथ में। जो सच्ची लड़ाई है वो बाहर नहीं बल्कि व्यक्ति के अंदर उसकी जो तुच्छ विचारधारा होती है, उस विचारधारा के साथ होती है। तो यहां से 3 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे कि महाभारत के इस जो गॉस्पेल ऑफ धर्म है, धर्म के जो सुविचार है, इनसे हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि नफरत से हमें नफरत मिलती है, हिंसा हमें बर्बादी की ओर लेकर के जाती है, और असली जो लड़ाई है वो हमारे अंदर तुच्छ विचारों के साथ है, ना कि बाहर किसी और के साथ। क्लियर हो पाया ना यहां तक का? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर सेज, लेखक कहते हैं, द ऑथर सेज, लेखक कहते हैं, दैट थ्रू द एपिक, महाकाव्य के द्वारा या महाकाव्य के थ्रू, वी कम नॉट नो ऑफ द सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल्स ड्यूरिंग दोस टाइम। तो इस एपिक्स के द्वारा, अर्थात इस महाकाव्य के द्वारा, हमें उस समय के ड्यूरिंग दोस टाइम्स, तो उस समय के लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है थ्रू विविध पोर्ट्रेचर ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जो अलग अलग कैरेक्टर है, जो विविध कई प्रकार के कैरेक्टर हैं, उनके विविध चरित्र वाले अलग अलग चरित्र वाले जो कैरेक्टर है, वी लर्न टू लाइव एन आइडियल लाइफ, जिनसे हमें एक आदर्श जीवन जीना सीखते हैं या सिखाते हैं, है ना। तो महाभारत में जो विविध प्रकार के विविध चरित्र वाले जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, उनसे या उनके दर्शन से हम अपना एक आदर्श जीवन जीना सीखते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, महाभारत इज एन एपिक, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है, विच टीचेस, जो हमें सिखाता है, एन इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति को सिखाता है, हाउ टू बिकम सेल्फलेस, हम कैसे स्वार्थी से निस्वार्थी बन जाएं, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा,
कर्म के महत्व को समझाता है ये, वहीं फाइट अगेंस्ट अवर लोली डिजायर्स, हमारे अंदर की तुच्छ सोच से, तुच्छ विचारों से, तुच्छ विचारधारा के साथ लड़ना सिखाता है। क्लियर है? तो शॉर्ट में अगर कहा जाए तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थी होना सिखाता है, अपने कर्म के महत्व को सिखाता, महत्व के बारे में सिखाता है, और वहीं अपने अंदर छुपी हुई तुच्छ विचारधारा के खिलाफ लड़ना सिखाता है। दैट्स ऑल, इतनी ही मात्र ये स्टोरी का सारांश था। क्लियर है? ये स्टोरी का सारांश है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम कुछ इसके पर बेस्ड, इसी स्टोरी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन पर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर ऊपर डिस्कस करेंगे। यहां पर लगभग 19 to 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पार्ट से रिलेटेड। क्लियर? तो अब मुझे बताइए कि इस वाले, ये हमारा हाफ हो चुका है, आधा पार्ट हो चुका है, मतलब हम स्टोरी को डिस्कस कर चुके हैं, पोइम को डिस्कस कर चुके हैं। अब बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? स्टोरी को समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है दोस्तों? अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही हो ना तो लाइव चैटिंग में यस लिख दीजिए, कमेंट में अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में भी आप यस कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये समझ आए कि हाँ जो सेशन है वो प्रॉपर वे में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए। उम्मीद करता हूं जितने भी स्टूडेंट देखते हैं ना वो सभी कृपया करके रिप्लाई किया करें। जैसे क्वेश्चन बताता हूं तो मैं कोशिश किया करो उसका आंसर बताने की। जैसे कि लिखा हुआ है ना, हु इज द ऑथर ऑफ परफेक्ट टू महाभारत, तो ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। फट से जो भी यार कितना समय लगता है, 1 सेकंड मात्र लगता है ऑप्शन रिप्लाई करने में। नहीं याद होगा तो उससे आप सीखेंगे, है ना। रिप्लाई जरूर किया करें। यहां पर अभी मैं ना काफी लंबे समय से देख रहा हूं सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो इसका रिप्लाई करते हैं, है ना। अच्छा, अब मैं वैसे नाम बताता नहीं हूं लेकिन आज नाम बता देता हूं। रुखसार जो है हमेशा कमेंट करती है, हमेशा अपडेट रहती है। मॉर्निंग के जितने भी सेशन होते हैं तीनों सेशन में अपडेट रहती है, और जब भी जिस प्रकार भी कमेंट जैसे कि आंसर सबसे पहले रिप्लाई इन्हीं का आता है। तो और दोस्त भी जो है इन्हीं की तरह रिप्लाई किया करें यार। क्या होगा, ज्यादा रोंग होगा ना, गलत होगा, गलती भी तो करना सीखना चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ यही होती है कि हमको गलती करना ही नहीं आती है। जब गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना, है ना। चलिए आज का शुरू करते हैं, आज का सेशन जो कि आज की स्टोरी पर बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ परफेक्ट टू महाभारत। तो जिस पोइम पर हम बात कर रहे थे परफेक्ट टू द महाभारत, उसके ऑथर कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। 4 ऑप्शन है, JL नेहरू, सरोजनी नायडू, राजा गोपालाचारी और थोरू दत्त। और इस पूरे सेशन में मैंने सिर्फ एक ही बार इनका नाम रिपीट किया था स्टार्टिंग में, इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट एड होता है ना, फर्स्ट जो हमारा थंबनेल होता है उसको ठीक से देखा होगा तो पक्का आप लोग इसको राइट कर पाओगे। जल्दी से ऑप्शन बताइए क्या राइट होगा इसका, ABCD जल्दी बताइए। चलिए, है ना, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सी राजा गोपालाचारी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट, व्हाट हैज ऑलवेज बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लिव्स ऑफ इंडियन। भारतीयों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है कौन निभाता है इस ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार? इंडियन म्यूजिक, इंडियन मैथोलॉजी, इंडियन आर्ट या फिर इंडियन आर्किटेक्चर? जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। जो भी रिप्लाई कर रहे हैं ना उनके लिए वेरी गुड, जो नहीं कर पा रहे हैं ना उनके लिए कुछ भी नहीं है। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंडियन मैथोलॉजी। क्लियर है? इंडियन मैथोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज हेटर्ड ब्रीड। हेटर्ड मतलब नफरत, नफरत से हमें क्या मिलता है, नफरत देने पर क्या मिलेगा? 4 ऑप्शन, लव, लाइफ, हेटर्ड और म्यूजिक। क्या मिलेगा? नफरत से हमें, हम महाभारत काव्य से क्या सीखते हैं? नफरत से हमें नफरत ही मिलती है, मतलब हेटर्ड ब्रीड्स हेटर्ड, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वायलेंस इवेंचुअली लीड टू। हिंसा हमें किस ओर लेके जाती है, इसका अर्थ होता है हिंसा, वायलेंस इवेंचुअली लीड टू, हिंसा हमें किस ओर लेकर के जाती है? राइट ऑप्शन रुइन, ऑप्शन बी प्रोस्पेरिटी, 3 साइलेंस या हेटर्ड।
रुइन, रुइन का मतलब होता है बर्बादी, बर्बादी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। नफरत, बताइए जल्दी से, साइलेंस मतलब कि मौन रहना। चारों में से क्या राइट होगा? अगर स्टोरी को अच्छे ध्यान से सुना है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, खाली ऑप्शन का नाम बताइए बस। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गुड है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज भीष्मा रिप्रेजेंट? भीष्मा, भीष्मा मतलब कौन थे? भीष्म पितामह। महाभारत में एक कैरेक्टर था, एक मेन कैरेक्टर थे भीष्म पितामह। क्वेश्चन बोल रहा है कि भीष्म पितामह जो थे ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, या इनके कैरेक्टर से, इनके चरित्र से, जिस प्रकार का चरित्र इन्होंने अदा किया है महाभारत में, उससे वो किस पात्र की ओर, पात्रता की ओर इंगित करता है? वेनरेबिलिटी की ओर, वेनरेबिलिटी की ओर, परफेक्ट नाइफ की ओर, परफेक्ट नाइफ की ओर, या कनिंगनेस की ओर, या पॉवर्टी की ओर? पॉवर्टी की ओर बताइए। यहां पर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट नाइफ की ओर मतलब कि एक जो एक वीर होता है ना, एक वीरता वाले एक कैरेक्टर की ओर जो है ये इनका जो प्रतिनिधित्व रहा है ना, वो एक वीर, शूरवीर की तरह प्रतिनिधित्व किया है, इन्होंने एक शूरवीर का प्रतिनिधित्व किया है भीष्म पितामह ने, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट नाइफ का, है ना। इसमें के साइलेंट है, याद रखिएगा। व्हाट रोल डू लिटरेरी कैरेक्टर्स प्ले इन द मेकिंग ऑफ अ नेशन? यह कहा जा रहा है कि लिटरेरी कैरेक्टर्स प्ले इन द मेकिंग ऑफ नेशन, देश के निर्माण में, है ना, कौन सा रोल जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल ऑफ नेशन, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल ऑफ नेशन मतलब कि किसी राष्ट्र के आदर्श के आदर्शों के निर्माण, निर्माण, नेशन ऑफ द कल्चर फॉर्मेशन, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ कल्चर ऑफ अ नेशन मतलब कि किसी राष्ट्र के संस्कृति का निर्माण, या फिर किसी राष्ट्र के विविधता का निर्माण, या फिर कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के लिए योजनाओं का निर्माण। तो ये व्हाट रोल डू लिटरेरी कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर रहे हैं महाभारत में अर्थात कि इस एपिक्स के, ये किस प्रकार का रोल अदा करते हैं राष्ट्र के निर्माण में? तो दोस्तों ये एक किसी देश के आदर्शों के निर्माण में ये योगदान देते हैं। किसमें? किसी राष्ट्र के आदर्शों के निर्माण में। तो फॉर्मेशन ऑफ आइडियल ऑफ अ नेशन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेशन मतलब कि निर्माण, आइडियल अर्थात कि आदर्श, ऑफ नेशन मतलब किसी राष्ट्र के, है ना। तो किसी राष्ट्र के आदर्शों का निर्माण, क्लियर। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न? बच्चे क्या सीखते हैं फ्रॉम सच कैरेक्टर्स? इन कैरेक्टरों से बच्चे क्या सीखते हैं? कौन कौन से कैरेक्टर से? सीता, द्रौपदी, राम, अर्जुन, लक्ष्मण और हनुमान। इन कैरेक्टरों से बच्चों को क्या शिक्षा प्राप्त होती है? टू बी सेल्फिश, स्वार्थी बनना, टू बी डिसलॉयल, बेवफा होना, या फिर टू बी डिस्करेजिंग मतलब हतोत्साहित कर देना किसी को, या टू बी स्वीट, टू बी लॉयल, टू बी हीरोइक। स्वीट, है ना, मतलब कि कोमल, लॉयल मतलब कि वफादार, और हीरोइक मतलब कि वीरता का भाव होना, मतलब वीर बनना। तो यहां पर जो है इस जो कैरेक्टर ऊपर दिए गए हैं, इन कैरेक्टरों से बच्चे जो है स्वीट, लॉयल और हीरोइक तरह की इनके अंदर एक फीलिंग जो है पैदा होती है। क्लियर है? तो इसलिए ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डज द मॉडर्न नरेशन, मॉडर्न नरेशन जो आधुनिक चित्रण किया गया, आधुनिक जो व्याख्या है आधुनिक चित्रण है ना, जो आधुनिक चित्रण है किसका, किसका? एपेक्स का, महाकाव्य का जो आधुनिक चित्रण है, जो आधुनिक मतलब वर्तमान में जो वर्णन किया जा रहा है, वो किस तरह से जो ओरिजिनल महाकाव्य थे, जो ओरिजिनल महाकाव्य थे वाल्मीकि और व्यास जी के, उनसे किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से अलग है यह बताना है। ऑप्शन ए है फेल टू रिटेन डिग्निटी ऑफ एपिक्स। डिग्निटी का मतलब होता है दोस्तों यहां पर, डिग्निटी का यहां मतलब हो जाएगा कि उसका एक सम्मान, सम्मान हम यहां पर बोल सकते हैं, है ना। तो महाकाव्य को जो है
एक जो उनके एक सम्मान होता है, मतलब उनकी जो भाव थे, जो विचार थे, है ना। जैसे देखिए, जब हम अनुवाद को देखते हैं, जब हम ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, जैसे कि सेकेंड ईयर की हिंदी साहित्य में हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए छोड़िए, अभी अपने वो क्लास नहीं ली होगी। क्या होता है कि जब एक भाषा का दूसरी भाषा में, जैसे आधुनिक मॉडर्न अगर समय की अगर हम बात करें, मॉडर्न नरेशन की बात करें, मतलब कि आधुनिक वर्णन की बात करें, तो जो आधुनिक समय में जो वर्णन किया जाता है महाकाव्यों का, वो कहीं ना कहीं परिवर्तित तो होगा ना। क्यों? क्योंकि उस समय के वर्णन में और वर्तमान के वर्णन में काफी डिफरेंस पाया जाता है, काफी डिफरेंस पाया जाता है। डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उस समय के जो विचार थे, जो भाव थे, परिवर्तित होते होते समय के साथ आज के विचार और भाव परिवर्तित हो चुके हैं, जिसके कारण ये महाकाव्य अपनी डिग्निटी को खो चुके हैं। मतलब डिग्निटी को वर्तमान में जो वर्णन किया जा रहा है महाकाव्यों का, वो उन महाकाव्यों की डिग्निटी को मेंटेन नहीं कर पाए, उनको संभाल नहीं पाए। क्लियर है? इसी तरह से ऑप्शन और भी दिए गए, जैसे लेंथ ऑफ एपिक्स, एपिक्स की लंबाई को, है ना, तो नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता है। एपिक्स ऑफ मैटर, ये भी नहीं है ना। और स्टाइल, एपिक्स ऑफ स्टाइल, तो ये सब नहीं, बल्कि डिग्निटी काफी बड़ा रोल अदा करती है किसी भी साहित्य के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट हैव बीन एडेड टू महाभारत ड्यूरिंग द पास्ट 30 सेंचुरीज। तो कहा जा रहा है कि कौन से एलिमेंट अर्थात कि तत्व है जो महाभारत में जोड़े गए हैं पिछली 30 शताब्दियों में। पिछली 30 शताब्दियों में कौन कौन से एलिमेंट है? सोशियोलॉजिकल एलिमेंट है, लिटरेसी एलिमेंट है, या फिर इकोनॉमिक है, या साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट है? तो यहां पर दोस्तों पिछली 30 शताब्दियों में महाभारत में जो है ना, लिटरेसी वाले एलिमेंट अर्थात लिटरेसी साक्षरता वाले तत्वों को जोड़ा गया है। लिटरेसी का मतलब साक्षरता होता है ना, तो लिटरेसी एलिमेंट्स को जोड़ा गया है। क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू भीष्मा रिप्रेजेंट। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भीष्म पितामह जो है किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? परफेक्ट नाइफ का करते हैं। क्लियर है, चलिए इसको ये रिपीट हुआ है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू कुंती रिप्रेजेंट। जो कुंती है, कुंती जो थी वो किस प्रकार के प्रतिनिधित्व को फॉलो करती है, या किस प्रकार का प्रतिनिधित्व करती है? वर्थी मदर का, लॉयल मदर का, डिसलॉयल मदर का, या कोवर्ड मदर का। यहाँ पर लॉयल मदर मतलब कि एक वफादार माँ, है ना, डरपोक माँ, या बेवफा माँ, या फिर वर्थी माँ यानी कि योग्य माँ। तो आप समझ चुके होंगे आप लोग, ऑप्शन इसका भी ए ही करेक्ट हो जाएगा। वर्थी मदर मतलब कि योग्य माँ का जो है रोल ये इन्होंने इसमें अदा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द्रोणा रिप्रेजेंट। जो जिसको हम पूरा इनका पूरा नाम द्रोणाचार्य है ना, तो द्रोणाचार्य किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? वेनरेबिलिटी का, डिसरिस्पेक्ट का, या फिर कोवर्डिस का, या डिसलॉयल का? बताइए। तो ये वेनरेबिलिटी का जो है जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। वेनरेबिलिटी मतलब वीरता का प्रतिनिधित्व करते हैं ये भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णा, है ना। व्हाट डू कर्णा रिप्रेजेंट। जो कर्ण थे वो किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो चिलेवरी इन मैन, डिसलॉयल्टी इन मैन, या कोवर्डिसनेस मैन, लॉयल्टी इन मैन। तो चिवेलरी इन मैन, एक योग्यता का होना, उसके अंदर एक मधुरता का होना, कि योग्यता का होना, एक विश्वास का होना, है ना। कर्ण को पता था कि जिस टीम की ओर से वो युद्ध लड़ रहे हैं ना, वो टीम कभी जीतेगी नहीं, लेकिन फिर भी वो मित्रता के कारण जो है युद्ध में शामिल हुए। वो संभवतः कौरव सेना की ओर ऐसे कई शूरवीर थे, जैसे कि भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य जी थे, है ना, इसी प्रकार से कर्ण थे। तो ये जो बड़े बड़े वीर थे ना, इन सबको पता था कि सत्य की कभी हार नहीं हो सकती और सत्य उनके साथ नहीं है। तो अंतिम रूप से उनको पराजय ही मिलनी है, लेकिन अपने वचन के बंधनों में बंधे होने के कारण जो है ना, इन्होंने कभी भी अपने काम से मुख नहीं मोड़ा, अपने कर्म को किया, कर्म पर फोकस किया। इसीलिए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, और इसीलिए आज हम इनको पढ़ भी रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कृष्णास प्लेस इन महाभारत। तो कृष्ण का महाभारत में कौन सा प्लेस है, कौन सा स्थान है? ड्युअलिटी इन कैरेक्टर्स। ड्युअलिटी मतलब कि जो दो लोगों के कैरेक्टर को पे करता हो, दो लोग कैरेक्टर को, तो एक तरह से कौन सा चरित्र हो जाएगा? ये द्वंद्व वाला चरित्र हो जाएगा कि ये था या ये था, है ना। तो ये तो चरित्र नहीं था कृष्ण का इसमें।
सब्लिमिटी इन कैरेक्टर, सब्लिमिटी इन कैरेक्टर से मतलब कि एकदम पृथक और एकदम एक योग्य कैरेक्टर होना, एक योग्य कैरेक्टर है ना, जो कि एक सक्षम मतलब पूरी तरह से एक ऐसा सक्षम कैरेक्टर जो प्रत्येक परिस्थिति पर नियंत्रण रख सकता हो और जो जिसके साथ खड़ा हो उसकी हार असंभव सी लगती हो। सब्लिमिटी इन कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है रिवेंजफुल, क्या बदला लेने वाला कैरेक्टर था या यहां पर है डिसरिस्पेक्टफुल कैरेक्टर, कौन सा है इसमें से? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सब्लिमिटी कैरेक्टर्स। कृष्ण को जो है महाभारत में सब्लिमिटी कैरेक्टर्स का स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एज ऑफ महाभारत डिड इंडिया हैव अ एम्पेरर। क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के काल में भारत में क्या एक एन एम्पेरर, एक राजा का शासनकाल था, एक राजा का शासनकाल था? तो यस, नो, कांट से कह नहीं सकते या नन ऑफ दिस, क्या होगा? यस, है ना। तो महाभारत काल में एक राजा का ही शासनकाल हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन व्हाट कॉर्ड, किस संहिता में या किस संहिता से वाज अ वॉर फॉट इन दैट पीरियड। कहा जा रहा है कि महाभारत के काल में उस समय में कौन सी संहिता के माध्यम से युद्ध लड़े जाते थे, मतलब युद्ध में कौन सी संहिता काम करती थी? चार ऑप्शन है, हॉनरेबल वारफेयर, हॉनरेबल वारफेयर, डिसऑनरेबल वारफेयर, या फिर वार ऑफ द लॉर्ड्स, या वार ऑफ द चीफ्स, चीफ्स बोलती है, चीफ्स। तो यहां पर देखिए हॉनरेबल वारफेयर जो है ऑप्शन देख, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि इससे मान लो कोई ऑप्शन याद नहीं है ना, तो वहां पर आप लोग देखिए गेस कैसे करते हैं, ये प्रश्न आपको बताएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी संहिता थी, कौन सी संहिता थी जिसके द्वारा युद्ध समय लड़े जाते थे? देखिए हॉनरेबल वारफेयर, तो हमने कई बार ये सुना है कि उस समय जो युद्ध होते थे वो सूर्य उदय के साथ प्रारंभ होते थे और सूर्य के अस्त होते ही अपने आप बंद हो जाया करते थे, है ना। तो कोई भी युद्ध का जो नियम होते थे उनका उल्लंघन नहीं करते थे, उनको जो रूल्स होते हैं उनको ब्रेक नहीं करता था कोई भी, है ना। तो एक तरह से ऑनरेबल मतलब कि एक ईमानदारी वाला युद्ध, ईमानदारी वाला युद्ध जिसमें सम्मानजनक युद्ध जिसको कहा जाता, सम्मानजनक युद्ध, है ना। तो ऑनरेबल वारफेयर को हम बोलेंगे सम्मानजनक, सम्मानजनक, सम्मानजनक युद्ध, सम्मानजनक युद्ध। तो एक ऑप्शन आपको यहां देखने को मिल रहा है, तो इसकी और जो है ना आप इसको गेस कर सकते हैं कि यार ये किस समय की बात कर रहे हैं और किस ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ज्यादा उससे रिलेटेड है। दूसरे में बात कर डिसऑनरेबल, तो मतलब कि अपमानजनक युद्ध, तो उस समय में अपमानजनक युद्ध तो जो है मध्यकाल में हुए थे, अपमानजनक युद्ध मध्यकाल में हुए थे, वो भी विदेशियों के द्वारा जो आक्रमण किए गए भारत पर, उन लोगों ने अपमानजनक युद्ध किया था। भारतीय शासकों के द्वारा तो फिर भी जो है सम्मानजनक युद्ध ही हुआ था, है ना। वार ऑफ द लॉर्ड्स तो कोई ऐसी संहिता थी जो किसी राजा ने, किसी शासक ने उसको स्थापित की हो, है ना। वार ऑफ चीफ तो कोई जो है प्रशासनिक अधिकारी था इन युद्धों का, इनके द्वारा। तो ऐसा देखिए, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी था उस समय में और ना ही कोई राजा का आदेश के द्वारा होता था कि अब युद्ध लड़िए या बंद करिए, ऐसा कुछ नहीं था। और ना ही अपमानजनक युद्ध हुआ करते थे, बल्कि सम्मानजनक युद्ध उस समय लड़े जाते थे जिनका सम्मान किया जाता था युद्धों का, एक, है ना। सब जितने भी रूल्स होते थे सभी रूल्स को उसको फॉलो करते थे, कोई भी रूल ब्रेक नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए उसको धर्म युद्ध भी बोला जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर द आश्रम, है ना, इस्टेब्लिश्ड इन फॉरेस्ट। कहा जा रहा है कि आश्रमों को जंगल में क्यों स्थापित किया गया था, आश्रम को जंगल में क्यों स्थापित किया गया? आश्रम मतलब समझ रहे ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, 100 साल के पूरे काल को उस समय 4 आश्रमों में विभाजित किया गया था, 4 हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रथम जीरो से लेकर, मान लीजिए 0 से लेकर के 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम कहलाती थी, 25 से 50 वर्ष की उम्र गृहस्थ आश्रम कहलाती थी, और 50 से 75 वर्ष की उम्र वानप्रस्थ आश्रम, और 75 से 100 वर्ष की उम्र जो है संन्यास आश्रम कहलाती थी। तो ये जो 4 आश्रम थे, चारों आश्रमों को जंगल में ही क्यों शिफ्ट किया गया था? टू कीप अलाइव अ ब्राइट फायर ऑफ लर्निंग। जो आश्रम थे, आश्रम्स जो थे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात और बता दूं आपको कि एक तो जो 4 आश्रम की मैंने अभी चर्चा की है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ये थोड़ा सा जो है स्लिप हुआ है मेरे माइंड से। 4 आश्रमों में से देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको थोड़ा डिटेल करूंगा, यहाँ पर थोड़ा समय लूंगा। देखिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए
ब्रह्मचर्य जो आश्रम था, जो पहला आश्रम था, ये तो संभवतः वनों में ही हुआ करता था, क्योंकि इनकी जो दीक्षा वीक्षा जो हुआ करती थी, शिक्षा और दीक्षा जो हुआ करती थी, वो वनों में हुआ करती थी। उसके अलावा इनमें से एक गृहस्थ आश्रम जो था, तीसरा स्थान, दूसरा नंबर का जो आश्रम है गृहस्थ आश्रम, है ना, गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम के लिए वन आवश्यक नहीं थे, ये वन आवश्यक नहीं थे, वन नहीं थे इसके लिए, है ना, बल्कि बाकी के इसके अलावा जो वानप्रस्थ आश्रम था, और इसके अलावा चौथा जो आश्रम था आपका संन्यास आश्रम, है ना, संन्यास, इसमें भी जो है वनों की चर्चा की गई है, वनों की चर्चा की गई है। तो एक बात यहां पर ये देखिए आप लोग कि प्राचीन समय में महाकाव्यों के द्वारा भी और वेदों के माध्यम से हमें यह समझ आता है कि आश्रमों, जो 4 आश्रमों का वर्णन किया गया, तो प्रत्येक चारों आश्रम में जो है वनों को महत्व दिया गया था, है ना। 4 में से हालांकि गृहस्थ आश्रम भी बिना वनों के संभव नहीं था कि संचालित हो सके, लेकिन चूंकि उस समय जो व्यक्ति था उसको वन में रहना आवश्यक नहीं था गृहस्थ आश्रम के लिए, है ना, बाकी 3 के लिए तो वन में ही रहना पड़ता था। लेकिन प्रश्न जो है ना, यहां पर बात उन आश्रमों की कर रहा है जो आश्रम शिक्षा देने के लिए गुरुओं के द्वारा जंगलों में अर्थात वनों में स्थापित किए जाते थे, है ना। और हमने समझा दिया आपको 4 आश्रमों के बारे में, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़कर के इन चारों आश्रमों का महत्व भी आपको बता दिया, ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखने को भी मिल जाए। जो 4 आश्रम थे, 4 आश्रम में से एक गृहस्थ आश्रम को हटा दे तो बाकी के 3 आश्रमों में वनों को महत्व दिया गया था। बाकी क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वाई वर आश्रम्स, जो आश्रम जहां पर शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, जो ब्रह्मचर्य पहले आश्रम का कार्य पूरा होता था, ब्रह्मचर्य आश्रम का जहां कार्य पूरा होता था, कहां पर होता था, आश्रम में होता था, गुरु के आश्रम में, है ना। तो वो गुरु का आश्रम कहां पर स्थापित होते थे, वनों में होते थे। तो क्यों होते थे ये पूछा जा रहा है। टू कीप अलाइव ब्राइट फायर ऑफ लर्निंग, तो जी हां, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि सीखने की जो उज्जवल भावना होती है ना, उसके लिए, सीखने की उज्जवल ज्वाला के लिए, बोलिए उज्जवल ज्वाला के लिए, ताकि क्योंकि शुरू से लेकर के 25 वर्ष की उम्र में जो है सीखने की जो क्षमता होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो उसको एकांत में जंगल में ले जाकर के वह सिखाना बहुत ज्यादा अच्छा होता था कुल मिलाकर उस समय के लिए, है ना। तो बाकी के ऑप्शन जो है अपने आप ही क्रॉस हो जाएंगे, है ना। टू स्टे अवे, राजा से दूर रहना, शहर से दूर रहना, गांव से दूर रहना, ये सब नहीं था, बल्कि इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द रोल ऑफ दीज आश्रम्स देन, तो इन आश्रमों का रोल क्या था, प्रोवाइडेड एजुकेशन, जी हां, एजुकेशन प्रोवाइड करना ही इन आश्रमों का प्रमुख रोल था, ठीक है ना। ये क्लियर है, एकदम इजी है। हाउ डिड द महाभारत मोल्ड द कैरेक्टर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, किसकी ओर, बाय प्रोवाइडिंग गॉस्पेल ऑफ धर्म के सुविचारों को के द्वारा, या कर्म के सुविचारों के द्वारा, या फिर युद्ध के सुविचारों के द्वारा, या एजुकेशन के सुविचारों के द्वारा। कहने का अर्थ यह है कि महाभारत में जो विचार थे, उन विचारों ने किस तरह से इंडियंस के कैरेक्टर मतलब चरित्र और सभ्यता को परिवर्तित किया है, प्रभावित किया, काय के द्वारा, तो धर्म के सुविचार के द्वारा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, धर्म के सुविचारों के द्वारा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सेशन में अब तक मैं आपको पूरी तरह से ये जो मैंने स्टोरी सुनाई, आपको स्टोरी और सभी 19 प्रश्न आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो मुझे बताइएगा जरूर। कोशिश मेरे द्वारा यही की जाती है कि मैं आपको प्रत्येक पक्ष समझाऊं, इंग्लिश पढ़ते वक्त आपको यह ना लगे कि इंग्लिश का सेशन चल रहा है, अन्य सब्जेक्टों की तरह ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं, ताकि एकदम आसान से आसान तरीके से, है ना, आप इसको समझ सके। चलिए नेक्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों, अब इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा सेकेंड यूनिट में, हम बात करेंगे कॉम्प्रहेंशन स्किल्स पर, जहां पर कुछ अनसीन पैसेज को लेकर के आएंगे, और उन अनसीन पैसेज को पढ़ के समझ करके उससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उस अनसीन पैसेज के अंदर से, उनको लगाने का प्रयास करेंगे। अगर एक तरह से आप देखें तो अभी तक जो हमने पॉइंट्स को डिस्कस किया और पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन लगाए, हूबहू बिल्कुल ऐसे ही सेशन आगे भी होने वाले हैं ये सेकेंड यूनिट के अंतर्गत कॉम्प्रहेंशन स्किल में, लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग होगा, इसीलिए कहा जाता है इनको अनसीन पैसेजेस। तो अनसीन पैसेज क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमें एक पैसेज दिया जाता है उसको हमें अच्छे से पढ़ना होता है, और उस पर आधारित तो होकर के कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, है ना, जिसको टीप करके आप उसका राइट आंसर नहीं कर सकते हो, बल्कि उसको समझ कर, अगर आपने एक बार उसको अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया अच्छे से, तो उसका आंसर आप बेहतर तरीके से दे पाओगे। यहाँ पर क्या सावधानियां रखनी होती है, किस प्रकार से उसका आंसर देना होता है, वो सारी बातें हम जो है नेक्स्ट सेशन से करेंगे। क्लियर है। चलिए
मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, और कोशिश रहेगी कि अभी 8 बजे भी सेशन हो आप लोगों का आज, है ना। कल कोई भी सेशन नहीं हो पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि यार थोड़ा सा चलता है, कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। नोटिफिकेशन वैसे तो आप लोगों को मिल चुका होगा, अगर 8 बजे क्लास होगी तो नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल चुका होगा, है ना। अब तक तो मिल चुका होगा नोटिफिकेशन, ठीक है ना। और 9 बजे तो 100% क्लास होनी है ITO भारत की, उसको कवर करना ही है, कंप्लीट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।